सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण, फिर इसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, फिर विविध कर। इससे रिलेटेड जो पैटर्न बनते हैं एग्जाम में उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं रैखिक समीकरण का। तो आइए देखिएगा, रैखिक समीकरण में समीकरण निरूपण क्या होता है आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो रैखिक समीकरण क्या कहलाता है आपका, ऐसा समीकरण है जिसकी घात क्या हो, एक हो। बात समझ में आ रही, वो कहलाता है कि आपका रैखिक समीकरण। तो देखो सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, रेखा का प्रकार। तो रेखा कितने प्रकार की बताई गई है आपको, 3 प्रकार की। सबसे पहले आ रही है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है आपकी, तो देखिएगा और समझिएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा। सुनिए, यहाँ पे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को आकर क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी आपकी, प्रतिच्छेदी रेखा। ये प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब समझ में आया आपको, दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर आकर काटती है, ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, पहले रेखाएं समझा देते हैं, फिर इसका समझ में आते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा आपको समझ में आया। तो दूसरे नंबर पे कौन सी है आपकी, समानांतर रेखा। तो नाम में ही है समान अंतर, मतलब ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, जो एक दोनों रेखा कैसी समांतर है, जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है। तो ऐसी रेखा क्या कहलाएंगी आपकी। तो तीसरा क्या आपका, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा क्या कहलाती है, एक के ऊपर एक, ये एक रेखा, ये एक रेखा। तो ये कैसी रेखा कहलाएगी आपकी, संपाती। क्या समझ में आ रहा है। तो पहले आपका पहले नंबर पे थी प्रतिच्छेदी रेखा, जो एक दूसरे को क्या कर रही थी, काट रही थी। दूसरी रेखा क्या थी, समानांतर रेखा, जो एक दूसरे के समांतर थी। और तीसरी क्या थी, संपाती रेखा, जो एक दूसरे के ऊपर। आ रही बात समझ में। तो तीनों प्रकार की रेखाएं समझ में आई। तो इनकी कंडीशन देखिएगा। तो गुणांकों की तुलना, तो देखो गुणांकों की तुलना मतलब क्या है आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, x के आगे क्या लिखा हुआ है, a1। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, a1। फिर आपका y के आगे क्या लिखा हुआ है, b1। तो y का गुणांक क्या कहलाएगा आपका, b1। फिर यहाँ पे c1। आई बात समझ। तो यहाँ पे गुणांकों की हमको तुलना करनी होती है। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है आपका, तो ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है इसका, एक बिंदु पर काटती है। क्लियर है बात। तो इसका जो कंडीशन बनेगा, तो हम बता रहे हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटेड आएगा। ये लिखा रहेगा आपका केवल एक हल, क्या लिखा हुआ है, केवल एक। और इसी को दूसरे उसमें बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है ना। आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना है, एग्जाम हॉल में इसको लेके जाना है। पहले क्या लिखा हुआ है आपका, केवल एक हल, या फिर इसको हम दूसरे में क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, कोई हल नहीं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो किस कंडीशन का होता है, कोई हल नहीं का। आरी भाषा में तीसरा क्या है, अपरिमित। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, परिमित नहीं। अपरिमित का मतलब यही होगा, परिमित नहीं। या फिर आपको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, अनंत। तो ये सब में आ रहा है। तो देखिएगा, हम 1 बाय 1 तीन कंडीशन है हमारे पास। कितनी कंडीशन है, 3 है। तो तीनों कंडीशन को हम देखते हैं। देखिएगा तीनों कंडीशन को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। वहां पे जो लिखा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहली कंडीशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो देखिएगा a1 अपॉन में a2, क्लियर है, सी नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, फिर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये है पहली कंडीशन। क्या ये बात समझ में आई आपको, कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये किसकी कंडीशन कहलाई, ये कहलाई क्या, प्रतिच्छेदी रेखा की। और इसका जो अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक हल। कितना हल, एक हल। या फिर क्या बोलेंगे, अद्वितीय। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये कंडीशन किसकी दी हुई है, अद्वितीय हल की। क्या ये पहली कंडीशन समझ में आई आपको कि नहीं आई। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। आ रही बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी कंडीशन आपका। तो देखिए वो क्या होगा आपका, a1 अपॉन में a2 बराबर, ठीक है ना, b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू, या बराबर नहीं है, c1 अपॉन में c2। आ रही बात समझ। तो देखिए पहले दोनों बराबर नहीं था, फिर एक बराबर है और एक बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आ रही बात समझ। दूसरी कंडीशन, कोई हल नहीं। फिर तीसरी जो कंडीशन आएगी आपकी,
ठीक है। तो देखिए पहले क्या हुआ आपका, दोनों बराबर नहीं, फिर ए बराबर नहीं, अब तीसरी क्या होगी, तो A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। आए बात समझ में? तो ये जो कंडीशन बनेगी वो किसकी बनेगी, आपकी अनंत की, अनंत हल की। तो तीन तरीके से हल पूछा जाएगा आपका। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कितने का तरीके से, तीन तरीके से। तो पहले समय है, पहली जो कंडीशन है वो किसकी है, अद्वितीय हल की। दूसरी कंडीशन किसकी है, कोई हल नहीं। और तीसरी किसकी है, अनंत हल। और रेखाओं में अगर बोला जाएगा तो ये कंडीशन किसकी है, प्रतिच्छेदी की। और ये जो दूसरे नंबर की है समानांतर की है आपकी, और तीसरी जो है संपाती की है। तो ये बात सबको समझ में आई? बताइए यहाँ कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है बताइए। इससे आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका, ये केवल एक हल आरी बस में या अद्वितीय हल। दूसरा क्या आपका, कोई हल नहीं। और तीसरा क्या है, अपरिमित या अनंत। कभी कभी इस नाम से आ जाता है, लेकिन जब ज्यादा कर पूछा जाता है क्या, अनंत हल के नाम से। तो क्या ये बनेगा आपको, ये बात आपको इतनी समझ में आई? इसकी तुलना किससे कर रहे अपन, तो ये समीकरण से। तो ये समझ में आ रहा है, x के आगे जो लिखा हुआ है कोएफिशिएंट या गुणांक वो है A1, फिर y के आगे जो लिखा हुआ है B1 वो है y का कोएफिशिएंट या गुणांक, ठीक है ना, और ये C1। क्लियर है? तो इससे तुलना करके हमें बताना होता है। तो यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो चलिएगा अब आइए, तो हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है? क्या करना है, तो आइएगा। तो आज का जो पहला एग्जांपल है, जो हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका पहला एग्जांपल आपसे क्या कह रहा है, समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, ये एक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 द्वारा किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है आपके पास, A1 है। क्लियर है? और यहाँ पे देखो प्लस के केस में तो साइन ले ना ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस के केस में साइन सहित लेना है आपको। तो ये किसका मान है, तो ये आपका A1 था, ये B1 है और ये C1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या है आपका A2, और यहाँ पे देखिए ये जो x y ये जो लिखे होते हैं, इसके आगे अगर कोई मान नहीं है तो उसका मान क्या कहलाएगा आपका, 1 कहलाएगा। आरी बात हमें क्लियर है? तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, B2 का मान कितना जाएगा, माइनस, आया बात समझ में। और ये किसका मान है, C2। कोई दिक्कत? अब आपको देखो कैसे लिखना है, किस तरीके से बनाने हैं इन्हें, देखिए। तो अभी A1 अपॉन में क्या लिखेंगे, A2, B1 अपॉन में और C1 अपॉन में C2। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो A1 कितना है आपके पास और A2 आया कुछ समझ में, और B1 कितना है और P2 -1 आया, C1 कितना है और C2 कितना है, आया कुछ हमें। तो देखिए 2 तिया ये माइनस माइनस प्लस 3 और ये 10/9। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसा कुछ कहीं पढ़ा हुआ है आपने, बताइए। तो ये कंडीशन हमने किसमें पढ़ा हुआ है, तो क्या आपके पास ये केस दिख रहा है क्या, देखिएगा A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 और बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। तो ये केस किसमें पढ़ा हमने, समानांतर में पढ़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात? कहीं कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है? चलिए आइएगा, देखिएगा दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है वो आपसे, रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 3y बराबर कितना है 7 और 7x प्लस 4y बराबर 18 कि कितने हल हो सकते हैं। हमें कुछ नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे ये किसका मान है 5, A1 का, ये -3 आया पास में, और ये 7 किसका है। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अब इसको यहाँ लेके आएंगे फिर -7 करेंगे, फिर यहाँ इसको लेके आएंगे -18। तो दोनों स्थिति में देखिए C1 और C2 एक ही स्थिति में है। तो यहाँ पे चेंज करने, जब अलग अलग होता भी आगे आएगा एग्जाम्पल तो बताएंगे साइन का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ये C1 हो गया। अब यहाँ पे कितना है आपके पास A2, यहाँ पे B2 और ये क्या जाएगा C2। आया बस हमें,
क्लियर है? अगर इसको आप यहाँ लाएंगे बराबर में 0 रखेंगे तो C1 माइनस में आएगा और C2 भी क्या आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रहने दीजिएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, A1 अपॉन में A2, फिर B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, इतना किया आपने। A1 कितना आपके पास 5 और A2 7, फिर B1 -3 और B2 आया और फिर C1 18। क्या कंडीशन बनी? तो ये देखिएगा कोई किसी से बराबर नहीं है। तो ऐसा हमने किसमें पढ़ा है? आए बात समय आदुती हल बोला जाएगा या फिर क्या बोला जाएगा? ठीक है, ऑप्शन में है क्या? बताइएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए आपको क्या बोलेगा आंसर हो जाएगा? क्या ऑप्शन ए। क्या समझ में आया आपको कि नहीं आया? अनंत हल कहाँ हो जाता है आपका? जब तीनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्लियर है बात? चले आगे, चलिए लीजिएगा। अब क्या कह रहा है आपका कि एक इस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x + 3y - 1 = 0 और 4x + k y + 2 = 0 कोई हल नहीं होगा। अब एक कंडीशन दे दिया, देखो पहले बता दिया कोई हल नहीं। तो कोई हल की कंडीशन में क्या पड़ा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2। आया बस हमें कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा? और बराबर नहीं है C1 अपॉन में A2, कोई दिक्कत? आइए तो यहाँ A का मान कितना है? A1 का मान 2, B1 का मान 3, आया कुछ? और यहाँ पे कितना है? A2 और B2 और C। क्लियर है? अब कंडीशन जब ये दे आपको, क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आप रख दें क्या, तो A1 कितना आपके पास और A2 4, फिर बराबर में 3 और हमें किसका मान निकालना है? K का मान निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आगे लेने की जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। K का मान कितना आ गया? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। क्या ये बात सब लोग को समझ में आई? आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए 6। क्लियर है? चलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ आपको, यदि x² + 2x + 9 x² + 2x + 9 2x + 9 बराबर में। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले इस x का गुणा इस पूरे में होगा तो क्या जाएगा आपका s² - 3x हो जाएगा क्या? अब इस -2 का गुणा इसमें हो जाएगा, क्या जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस 6 आया कुछ? तो ध्यान से देखो ये s² है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जब साइन बराबर के केस में दोनों की साइन सेम होते तो ये कट जाते हैं, s² से s² कटेगा। यहाँ पे कितना है? 2x है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3x माइनस का 2x क्या जुड़ेगा क्या? तो माइनस का कितना हो जाएगा 5x और इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x + 5x। अब यहाँ क्या है? प्लस का 9 है, ये आएगा इस साइड तो माइनस का 6 बराबर में 0। क्लियर है? तो 5 और 2 कितना हो गया? 7x बराबर 0। तो देखिएगा ये कौन सा समीकरण हो गया? तो देखो यहाँ पे चर की जो घात है कितनी है? 1 है। तो जब चर की घात 1 होती है तो कौन सा समीकरण होता है? रैखिक समीकरण। जब चर की घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे 1 है तो ये जो दिया हुआ समीकरण है वो कौन सा हो जाएगा? रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही बात हो जाएगी क्या? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा क्या? एक घन समीकरण, घन के लिए क्यूब होना चाहिए था तो ये गलत। फिर एक घन बहुपद, बहुपद तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बराबर में 0 लिखा हुआ मतलब समीकरण है। फिर एक द्विघात समीकरण, द्विघात के लिए क्या होना चाहिए? तो ये भी बात क्या मतलब समझ में आया ऑप्शन का? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। चले आगे, चलिए नहीं आया एक बार और बता दें। चलो एक बार और देख लो। सबसे पहले क्या करते हैं देखिएगा, ये आपको दिया हुआ था s² + 2x + 9 ये दिया हुआ था।
तो पहले देखिए इस x का पहले हम इसमें पूरे में गुणा करेंगे, तो s का s में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर -3x, ये बात समझ आई। फिर ये x कंप्लीट हो गया, अब लेंगे क्या -2, इस -2 का इसमें गुणा कराएंगे तो -2x, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये डायरेक्ट काट दिया, अब इस साइड ले आइए, तो ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x ये इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x और प्लस 3x कितना हुआ 5x, ये भी इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 7x, तो ये लिखा हुआ है सबको जोड़ने के बाद 2x और 5x 7x हो गया। अब यहाँ प्लस का 9 है और ये प्लस का 6 इस साइड आएगा, पक्षांतर हो गया तो माइनस का 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो 7x + 3 = 0। तो यहाँ पे देखो इसकी घात कितनी है, इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, और अगर इसकी घात 1 है तो मतलब ये कैसे होगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की जो घात होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है वो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, जो कि हम देख पा रहे हैं। क्लियर है ये बात, चलिएगा। रैखिक समीकरण x + 2y - 8 बराबर कितना है 0 और 2x + 4y = 16 के जोड़ों के हलों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब a1 का मान कितना हो गया, यहाँ पे a2 का मान देखिए ये किसका मान हो गया b1 का, और ये मान c1 का, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे ये किसका मान हो गया a2 का, ये b2 का मान आया, बात समझ, b2 का मान हो गया, ये a2 का मान हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है माइनस का 0 के बराबर में इस साइड है, और ये 16 यहाँ है, तो इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस है तो इस साइड किसमें आ जाएगा माइनस में, तो C2 का मान कितना हो जाएगा -16। क्या ये बात समझ में आई, बताइए सबको इतना क्लियर हुआ। चलिएगा अब हम रख देंगे कैसे, a1 में a2, b1 में b2 और c1 में c2। क्या ये समझ में आया। तो a1 कितना आपके पास और a2 कितना है, ठीक है, b1 कितना है 2 और b2 4, c1 कितना है माइनस और -16। क्या ये समझ में आया। तो 2 एक काम 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 8 एक काम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 1/2 1/2 1/2। तो ये कैसी स्थिति है, बराबर की स्थिति है, और जब ये बराबर की स्थिति आती है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि a1 में a2 बराबर होगा b1 में b2 बराबर होगा c1 में c2। तो ऐसी स्थिति किसमें आती है अनंत के केस में, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा क्या ऑप्शन सी। आ रहा है समझ में कुछ, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बताइए क्लियर हो रहा है आपको, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या कह रहा है वो आपसे देखिएगा, यदि समीकरणों 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 का कोई हल। हमने बोला सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर ये आपका अननोन के x y z जो भी पूछता है तो आपको क्या देगा, कोई हल नहीं। ये तो देखिएगा, तो k का मान पूछा आपसे, किसका मान, और क्या बोला है कोई हल नहीं, तो क्या कंडीशन पढ़ा है हमने, तो देखिएगा a1 में a2 बराबर में b1 में b2, इससे निकाल दीजिएगा। कर दें, आइए, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 14 क्या है आपके पास a1, और ये 8 क्या है b1 आया कुछ, और यहाँ 21 क्या है a2, और माइनस के क्या है b2। क्या मान रखते हैं आप, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो a1 कितना है 14, a2 कितना है बराबर में, b1 कितना है और b2 माइनस करके। अब इतना तो समझ में आ गया यहाँ देखने पर कि हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो प्लस वाले तो ऑप्शन से ही बाहर हो गए, मतलब 8 बाहर 12 बाहर, आंसर -12 आएगा या तो -16 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो 7 दूनी 7 तिया 21, 2 एकम 2 चौको 8, तो 4 तिया, तो माइनस के बराबर 12, तो के बराबर -12। क्या समझ में आया आप लोग को, क्लियर है ये। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी।
ठीक है, चले आगे। अब देखिएगा क्या दिया हुआ है, यदि समीकरण कोई हल नहीं दिया हुआ है तो के का मूल, ठीक है, तो क्या होगा, ये ए का मान कितना है, A1 का मान 4, B1 का मान 3 और A2 का मान 6 और B2 का मान क्या जाएगा। क्या बना पाए आप? ठीक है ना, कोई हल नहीं बोला था आपसे, तो A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में B2 आया कुछ समझ में। तो A1 का मान कितना है भैया आपके पास 4 और A2 का मान 6 बराबर में B1 का मान 3 और B2 का। ऐसे किया क्या आपने, तो देखिए 2 दूनी 2 तिया 6, तो कितना आ गया भाई, ठीक है, तो -2 के बराबर 3 त्रिका 9, तो के बराबर कितना जाएगा -9/2, तो के बराबर कितना जाएगा 4.5 है क्या ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, चले आगे, चले। चलिए देखिएगा अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई परिस्थिति हल नहीं होगी यदि, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके पास, 3x + y बराबर में 0 और px + 2y बराबर में 5। यहाँ पे देखिएगा ये किसका मान है, तो A1 का, यहाँ कुछ नहीं है मतलब B1 का मान, क्लियर है बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P क्या है आपके पास A2 और यहाँ पे B2। क्या समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, A1 अपॉन में A2 बराबर है B2, ऐसे हो जाएगा। बताओ भाई, आइए A1 का मान कितना है और A2 का मान और B1 का मान और B2 का मान, क्या समझ में आ रहा है आपको, तो P बराबर कितना जाएगा 3 दूनी 6 है क्या आपके पास, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन, ठीक है। अब ये आप इस टाइप का क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो क्या मांग रहा है आपसे, कोई हल नहीं, तो के का मान क्या होगा, तो ठीक है, तो क्या होता है कंडीशन A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2, क्लियर है। तो 6 इसका मान है A1 का, -5 इसका मान है B1 का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा A2 और ये क्या हो जाएगा B2, क्लियर है, मान रख दे, तो A1 का मान कितना जाएगा और A2 का मान 15, B1 माइनस का और, क्लियर है, तो 3 दूनी 3 5 6 15, तो 3 गुणा करा दीजिएगा, 2k बराबर 5 का गुणा 5 होगा -25, तो k बराबर कितना जाएगा, तो k बराबर -12.5। क्या आपका ये आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, चलिएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। आइए सवाल में क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है आपसे, x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए, तो A1 कितना आपके पास, ये A1 हो गया, ये क्या आपके पास B1 हो गया, C1, क्या ये बात समझ में आई, ये क्या आपके पास A2 और ये B2, क्लियर है। तो रख दें कंडीशन, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, क्लियर है ये बात। तो A1 कितना आपके पास और A2 B1
V2 C1 और C2। आइए 9 एकम 9 दूनी 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 एकम 12 दूनी 24। क्या बचा? 1/2 1/2 1/2। और ऐसी कंडीशन किस में आती है? ये कुछ समझ में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन डी। क्या सवाल समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत किसी को? पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का केवल एक ही हल होगा? क्या बोल रहे हैं आपसे? एक ही हल। क्लियर है? तो एक ही हल हमने क्या पढ़ा हुआ है? ये देखिए A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आया। तो पहले हम इससे निकाल देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है? 2 और B1 का उसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको अपन नहीं लेना। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये क्या आपके पास A2 और B2, इतने में बात बन जाएगी क्या? तो आगे की कंडीशन को अपन को लेने की जरूरत नहीं। आइए A1 कितना है और A2 आए बात समझ में, और B1 और B2। ठीक है? कितना समझ में आया? तो 2 एकम 2 क्रिया को P। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? P नॉट इक्वल टू 3, मतलब P का मान 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो चल जाएगा। ये कहने का मतलब वो। आपने कभी परिमेय संख्या पढ़ा है क्या? जब अपन ऐसा पढ़ते हैं P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिखते हैं अपन, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वही बात तो यहाँ बोला जा रहा है ना कि P का मान क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो चल जाएगा। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। आया समझ में सबको? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। कहीं कोई दिक्कत जा रहा है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका क्या? द्विघात समीकरण। क्लियर है बात? अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? द्विघात समीकरण। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या कर दें, समझा दें पहले। ठीक है? आइए तो देखिए यहाँ समझ लीजिएगा पहले कि द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है? किसके बारे में पढ़े हम? द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं। ठीक है? तो ध्यान से देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं आपको। एच स्क्वायर माइनस, ठीक है, मूलों का योग x क्या मतलब है, फिर प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है? क्लियर बात? बराबर में 0। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको दूसरा देखो, मूल होते हैं क्या? अपन एक स्टैंडर्ड मूल मानते हैं अल्फा बीटा गामा, बस समझ। तो यहाँ पे दो ही मूल से बात बन जाएगी, अल्फा और बीटा से। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये किसके लिए है आपका? तो द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण बनाने को आएगा तो आपको क्या चाहिए? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, उसका मान आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है? इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट, दिख रहा है आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो देखिए, तो हम पहले निकाल के रहे मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर
दिख रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन में ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका, सी अपॉन में ए। क्लियर है बात, सी अपॉन में ए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर देखिए ये हमने क्या लिखा हुआ है, मूलों का योगफल, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूलों का गुणनफल। फिर आता है क्या, मूल के व्युत्क्रम का योग। क्या बोला हमने आपसे, मूल के व्युत्क्रम का योग। तो मूल के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा बराबर, ठीक है। तो इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का भी मान मालूम है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान मालूम है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। तो ये अपॉन वाला मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या समझ में आया आपको? तो फाइनल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो माइनस बी अपॉन में सी। क्या ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ में आया, बताओ भाई। तो आपने क्या क्या देख लिया, द्विघात समीकरण बनाने का तरीका देख लिया, फिर इसके बाद देखा आपने क्या, मूलों का योग, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, मूलों का गुणनफल जो कि ये लिखा हुआ है, दिख रहा आपको। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, मूलों के व्युत्क्रम का योग, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में सी। इतनी बात समझ में आई? जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे आप, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फा तथा बीटा। तो समीकरण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के रूप में होता है, ठीक है। तो अब समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसका फॉर्मेट है आपका, द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर देख पा रहे हैं अच्छे से आप, ठीक है, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। फिर मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? फिर यहाँ पे देखिएगा आगे अब, ठीक है। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग ये बता दिया था हमने आपको, माइनस बी अपॉन में सी। अब ये जो चीजें दी हुई हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए ध्यान से देखो। अब आपको देखिए, अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा हुआ है क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसी कुछ है। तो देखिए अब हम इसको यहाँ ले आए क्या, तो क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस है तो इस साइड हो जाएगा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो इसे देखिएगा, तो इसे क्या बोला जाएगा आपका, ठीक है, मूलों के वर्ग का योग निकल जाएगा इससे। बताओ भाई, इतना समझ में आया? तो ये बात यहाँ पे वही लिखी गई है, क्लियर है। तो ये कैसे आया, ये समझ में आया आप लोग को? जरूरत नहीं है इसको अलग से करने की, आप अगर इससे ही कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। फिर आपका ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है अपना ये कि क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, वहां पे पढ़ा था अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू बी। तो जहां पे हम ए बी का यूज कर रहे थे वहां पे हम क्या, अल्फा बीटा का यूज करेंगे। ये तो देखिए, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मूलों के योग का वर्ग, ये क्या है, मूलों के अंतर का वर्ग और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ ये किसके लिए बता दिया आपके लिए, योग के लिए, ये किसके लिए बताया, अंतर के लिए, और ये किसके लिए बता दिया, गुणनफल के लिए। क्या समझ में आया आप लोग को? कहीं कोई दिक्कत बताओ भाई, कुछ पूछना है, नो पूछना, कोई बात नहीं। आइएगा, तो क्या लिखा हुआ है, देखो मूलों के वर्गों का योग, यही लिखा हुआ है। तो देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
बराबर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो ये कैसे आ रहा है इस समय आया आपको, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। तो चलिए, जितना आपने अभी द्विघात समीकरण में देखा है, इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। चलिए देखिए, अब क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर समीकरण के मूल के बीच का अंतर। अब भी आपको बताया मैंने, आपको बताइए। तो कुछ ऐसा देखा था क्या आपने अंतर के लिए, देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखिए, हम अंतर तब बता पाएंगे जब हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब योग पता हो और गुणनफल पता हो। आए बात समझ। तो देखिए, ये यहाँ पे एच स्क्वायर के जो आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या कहलाता है, उसका मान 1 कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो मान है एच स्क्वायर के आगे वो कहलाता है किसका मान, ए का। तो ए बराबर कितना हो गया आपके पास, 1। कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ लिखा होता तो वो लिखते हैं, और कुछ नहीं लिखा तो 1। अब यहाँ पे देखिएगा, ये किसका मान होगा, ए का। अब बी का मान कितना हो गया, माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो बी का मान कितना हो गया, -6। और यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा, -10 हो गया। क्या ये बात समझ में आई। अब देखो हम क्या बता रहे हैं आपको, देखिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो क्या बी ए आपके पास है, तो माइनस, ठीक है, माइनस, और वहां पे भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बी का मान कितना रख देंगे हम, 6, और ए का मान कितना है, 1। तो 6 में 1 का भाग देंगे तो 6। क्या ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 6 का वर्ग बराबर है अल्फा माइनस बीटा, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, और निकालना है आपको, क्या निकालना है, तो ये योग था, ये क्या है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो सी अपॉन में ए, तो सी का मान कितना है, -16 के बटे में 1। तो क्या आएगा रिजल्ट, -16। तो क्या -16 रद्द दिखे इंटू -16, कोई दिक्कत। तो देखिए 6 का भाग कितना हो जाएगा, 36। ये 16 चौको 64, माइनस का 64 इस साइड आएगा तो प्लस का 64 बराबर में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 100 बराबर में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 100 किसका होता है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन। क्या सवाल ये समझ में आया आपको, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। कहीं कोई दिक्कत, बताओ भाई, क्लियर है। चलिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ दो बातें होती हैं, या तो मूल निकालने को बोलेगा या तो के का मान निकालने को बोलेगा। किसका मान, मूल निकालने को बोलेगा या तो के का मान। अगर मुझसे यहाँ पे के का मान पूछा होता, तो ये जो मान दिख रहा है आपको, एक्स बराबर कितना दिख रहा है, 2, तो सीधे हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो के का मान निकाल आता है। तो हमसे के का मान नहीं पूछा, मान किसका पूछा आपसे, दूसरा मूल, ये मांगा है आपसे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस, आया कहीं कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो देखिए आप, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब 1, और बी का मान, क्या कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूलों में से एक मूल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। तो एक मूल मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्लस बराबर में माइनस बी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या कितना हो जाएगा 6, अब बटे में कितना हो जाएगा 1। तो बीटा बराबर हो जाएगा क्या, 6 - 2। तो दूसरा मूल कितना जाएगा, 4, ऑप्शन में है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्या समझ में आया आप लोग को, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात। चलिए देखो भाई, कुछ लिखा हुआ है क्या, यदि बहुपद 5x² - 7x + 2k शून्य अल्फा तथा बीटा है तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा। क्लियर है। तो आपसे मांग क्या रहा है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस
1 अपॉन में बीटा बराबर क्या होगा, ये तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, माइनस बी अपॉन में सी। ऐसा कुछ अभी थोड़ा देर पहले हमने समझाया आपको, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन में सी, अब फॉर्मेट पता होगा तो इजीली आप जल्दी इसको बना ले जाएंगे। तो ये देखिएगा बी, हमें बी से फोकस करना है, तो बी का मान कितना है, ये किसका मान है, बी का, और सी का मान कितना है, सी का मान है। रख दें क्या, बताओ भाई। तो यहाँ पे देखिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा 7, और सी का मान कितना है 2, 7/2 आपको क्या जाएगा आंसर। आया कुछ समझ में, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। सभी लोग को समझ में आ रहे हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं जा रहा है। चलिए आइए अब समझिएगा, देखिएगा, देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये क्या है, नैनो सेकंड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे किसी द्विघात समीकरण के दो मूल क्या दिया हुआ है, दो मूल, एक मूल क्या दिया हुआ है x बराबर 2/3 और एक क्या दिया हुआ है x बराबर माइनस। तो देखो सुनो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से, अगर x के बराबर में कोई चीज लिखी है, अगर प्लस में लिखी है तो पहले किस में रही होगी, माइनस में, और माइनस में लिखी है तो प्लस में। ये बात समझ में आ रही है, तो क्लियर है। तो अगर x बराबर 2/3 है, किसमें है, प्लस में है, तो ये मान किसमें रहा होगा, माइनस में। और मेरे साथ यहाँ पे किसमें दिख रहा है, ये 2 और 3, देखो यहाँ किसमें दिख रहा है, आई बात समझ, जबकि होना किसमें चाहिए था, तो ये बाहर, ये भी बाहर। अब 2 में से एक आंसर होगा, क्या समझ में आ रहा है, 2 में से एक आंसर होगा। अब ये देखो, अगर ये माइनस में तो किसमें रहा होगा पहले, तो किसमें दिख रहा है, प्लस में, आंसर। क्या समझ में आया, तो आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्लियर है। अब नहीं आ रहा है कुछ भाई बंधु को, तो ठीक है, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मुंडी उंडी हिला रहे हैं। आओ देखो बेटा, दूसरा तरीका देखो, ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, x बराबर में 2/3 ये लिखा हुआ है, और एक क्या लिखा हुआ है, x बराबर -1/2। क्लियर है बात। तो 2 यहाँ, 3 यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x बराबर में 2। आया कुछ हमें, तो ये इस साइड आएगा तो 3x - 2 बराबर 0। क्या ये समझ में आया। यहाँ पे देखिएगा, ये 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा, 2x बराबर में -1। ये पक्षांतरों की यहाँ आएगा, आया। और इसको अगर मुझे सामूहिक रूप से लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगा इसे, देखिएगा 3x - 2 और 2x + 1 बराबर में 0। ऐसा कहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो देखो आया। अब किसी का ये दुख तो नहीं है कि ये आगे पीछे लिख दिए और वहां पे है क्या, तो ऐसा लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तरीका समझ में आया, तो तीसरे तरीके से बताएं, सबको आया, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आइएगा, अब भी हमने इस टाइप का एक सवाल समझाया है आपको, बनेगा, बनाइए जल्दी इसका आंसर बताइए। डराओ नहीं भैया, आजू बाजू वालों को, आओ, इतना तेज बोलोगे साहू जी तो डरेगा ही ना कोई भी, ठीक है ना। आइएगा, क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको। अब एक मूल दिया हुआ है, एक मूल का मान कितना दे दिया है 3, दूसरा मूल पूछ रहा है आपसे, तो क्या करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -a/a, यही किया हुआ है, ठीक है। तो एक मूल कितना है आपके पास, दूसरा निकालना है आपको। क्लियर है। तो आपका यहाँ पे देखिए कितना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर आ जाएगा 4 और e का मान। क्लियर है। तो बीटा बराबर क्या जाएगा, 4 - 3, तो e क्या सबका है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। सब लोग निकाल पाए हैं, चले आगे, चलिए आइएगा, लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 और 12/5 है। तो ये किसका मान आ गया, अल्फा का, और ये मान किसका है, बीटा का। क्लियर है बात। आपको देखिए तो क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट देख लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ऐसे ही है। तो चलिए रख दें क्या, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 7/3 प्लस 12/5 x प्लस
7/3 इंटू 12/5 बराबर 0। कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 5 सत्ते और 12 तिया 36, तो 35 और 36 जोड़िएगा 71 आया। तो 71 और 3 5 कोई दिक्कत यहाँ पे? प्लस 12 सत्ते और 3 5 बराबर 0। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कहीं भी बटे में तो मान लिखा नहीं है, तो बटे में यहाँ 15 है, यहाँ 15, तो इसको हटाने के लिए करना पड़ेगा, इस 15 को वहां भेज दो और वहां भेज दो। तो यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 15x² माइनस 71x प्लस 84, 15 शून्यम शून्य आ गया क्या? तो देखिए ऐसा कुछ कहीं दिखाई दे रहा है आपको? किस ऑप्शन में है? डी में है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। क्या बनाने का तरीका समझ आया आपको? बन जाएगा द्विघात समीकरण? नहीं बनेगा? चले आगे। अब क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा, यदि समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस a, यहाँ पे स्मॉल a यूज कर लिया है, ठीक है, बराबर में क्या दिया हुआ है? 0 के मूलों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2। अनुपात में दिया है मतलब x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो a का मान, अब किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो पहले ये किसका मान हो गया? a का। तो अपन स्मॉल ले लेके क्या ले लेते हैं? कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे b का, और ये मान, ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी अपॉन में ए। ऐसी होता है क्या? तो मूल दिए हुए हैं अनुपात के फॉर्म में, हम क्या रख देंगे? अल्फा का मान कितना है? 1x, तो x प्लस 2x बराबर, कोई दिक्कत? x प्लस 2x और माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस और बटे में 2। क्या इतना समझ में आया? तो x और 2x जोड़ेंगे तो 3x बराबर में 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 1/2। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ तक हम पहुंच पाए मूलों के योग से। अब लगाएंगे क्या? मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपॉन में ए। क्या ये बात समझ में आई? तो क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? x इंटू 2x होगा क्या? x इंटू 2x बराबर में c कितना आपके पास? a है, और a कितना है? तो आया कुछ समझ में? तो चलिए x का मान कितना है? 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 बराबर में a आए, हो जाएगा क्या? तो ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 से ये 2, तो कितना आ जाएगा? यही पूछा गया था क्या? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। आया बस हमें? हो गया। ए में भी दिया, वो तो मिला के आंसर दे दो। क्या दे दो आंसर? ठीक है ना? ऑप्शन के कहे अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ए या सी। कोई दिक्कत? बताओ भाई, तरीका समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? जिसको जो पसंद हो, ए पसंद हो तो ए दे दो, और सी पसंद है तो, लेकिन कुछ ना कुछ देना है, ठीक है? चले, चलिए अब क्या बोल रहा आपसे? हलों का योगफल, ऐसे बोला है। तो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी अपॉन में ए। कभी कभी इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ए कितना है आपके पास? ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, सिंपल रख दें तो चलिए आइएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ कितना रखते हैं? 6, और ए का मान तो 2 तिया 6, तो यही पूछा गया था आपसे। तो आंसर क्या जाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? बताओ भाई, आ रहा है सब में? चलिए अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है वो आपसे। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0 के मूल है,
ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या फॉर्मेट बताया था, तो देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है बात? तो ये हम तब बता पाएंगे जब हमें योग पता होगा और गुणनफल पता होगा। तो ये लगातार हम निकाल रहे हैं। आइएगा निकाल लें क्या, तो मूलों को पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, योग। तो क्या होता है माइनस बी अपॉन, ये तब तक लिखने जब तक दिमाग में पूरी तरह से क्या ना हो जाए, सेट ना हो जाए। तो यार ध्यान से देखो, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 1, और यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 11, और सी का मान, क्या ये बात समझ में आई? ए बी सी का मान समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आइएगा, तो मूलों का योग तो माइनस में है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 11/1 कितना आ गया, तो मूलों का योगफल आ गया। अब मूलों का गुणनफल सी अपॉन में ए, तो सी का मान कितना है 18/1, तो कितना आ गया, आया कुछ में? कहीं कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई, आ रहा सबको? तो आइए रख दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 का वर्ग बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 आया बस। तो 11 का वर्ग कितना हो गया 121, 18 तो नहीं, तो इस साइड आएगा तो माइनस का 36, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या ये बात समझ आया? तो 121 में से 36 घटा दीजिएगा, कितना जाएगा, तो 85 आया कुछ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। सब लोग को समझ में आया? नहीं आया? दिक्कत जा रहा है? अब देखिए ये पैटर्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से समझो इस पैटर्न को। क्या लिखा हुआ है, यदि -2/3 समीकरण k(x² - 13x - 10 = 0 का एक मूल है, तो k का मान, हमने बोला था आपसे कि अगर आपसे k का मान पूछ रहे तो ये जो मान दिया रहता है ये इसे सीधे सीधे पुट कर दे। तो ये किसका मान दिया हुआ आपको, ये मान दिया हुआ है x का। सब में आया? तो हम k का मान सीधे डायरेक्ट निकाल देंगे। तो आइए निकालें। तो देखो k x का मान कितना हो जाएगा, -2/3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू कितना हो जाएगा -2/3, माइनस का 10 इस साइड ले जाए क्या, तो बराबर में कितना हो जाएगा 10। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, ले जा सकते हैं ना? चलिए आइए। तो आइए, तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर पावर में सम है तो इसका रिजल्ट कितने आएगा, प्लस में आएगा। तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग की, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 13 दूनी 3 बराबर में 10। इसे 95 करके यहाँ ले आते हैं, तो 4/9 के बराबर में 10 - 26/3 आया कुछ समझ में? चलिए आइएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4/9 के बराबर में 10 दिया, तो 30 - 26/3 आया कुछ समय कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक, तो यहाँ पे देखिए 4/9 के बराबर में यहाँ कितना जाए, ठीक है। तो ये 4 से 3 कम, 3 तिरका 9, तो के बराबर कितना आ जाएगा, आया कुछ समय? तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। आ रहा आप लोग को समझ में? ये बनेगा क्या, सेम पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो मान दिया हुआ है एक मूल 5/2, मतलब इसका मान दिया हुआ है x, तो m का मान निकालना है आपको। तो आइए, तो क्या लिखा हुआ आपके पास 4, x का मान कितना दिया हुआ है 5/2 का स्क्वायर माइनस m, और 5/2 प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 2 का वर्ग 4 माइनस 5/2m प्लस 25 बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत? तो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ कितना बचा 25, ये माइनस को उस साइड ले जाए क्या, तो 25 यहाँ भी बचा, और बराबर में कितना जाएगा
5/2m हो जाएगा। 25 कितना हो गया 50 बराबर में 5/2m। 5 एकम 5 धाम 50 तो 10 दूनी m का मान कितना आ गया आप लोग को आया क्या? चलिए तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। बताइए समझ में आ रहा है द्विघात समीकरण? नहीं आ रहा है? चलिए अब कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है आपसे। एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है। क्लियर है? तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है। तो पूरे में देखिए ए के फॉर्म में है, तो हमने मान लिया अगर ये 2a होगा, कितना होगा 2a, तो ये कितना होगा क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? क्लियर है? ये हमें कैसे पता चला कि ये 2a और a का गुणनफल ये लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या जाएगा 2a² आएगा क्या? देखो ये 2a² लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए इसका ये आधा लिखा हुआ है क्या कि नहीं। तो हमें बताना क्या है आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमने क्या पढ़ा हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? आइए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो a और 2a जोड़ेंगे तो a प्लस 2a x प्लस a इंटू 2a बराबर आया कुछ समय। तो a और 2a जोड़ेंगे तो 3a, तो x² माइनस 3ax और यहाँ पे प्लस 2a² बराबर 0। तो देखो भैया ऐसा कुछ कहीं दिखाई दे रहा है, किसमें देख रहा है? डी में, डी है ना, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। सबको क्लियर हो रहा है? बताइए कहीं कोई दिक्कत जा रहा है? आइए तो देखिए अब जो तीसरा टॉपिक आ रहा है वो क्या रहा है मूलों की। तो देखिए अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया, अभी आपने रैखिक समीकरण का पैटर्न देखा, फिर इसके बाद क्या देखा आपका द्विघात का देखा, अब क्या देखने वाले हैं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ठीक है। द्विघात समीकरण भी, रैखिक समीकरण भी और मूलों की प्रकृति। तो चले क्या चलने को तैयार हैं आप लोग? तो चलिए देखिएगा तो क्या बोल रहा है मूलों की प्रकृति में विविध कर का मान हमें यह बताता है कि समीकरण के हल किस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ दिख रहा है कि आपको 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? तो क्या लिख रहा है यदि डी, ठीक है ना, बड़ा है 0 से, क्या लिखा हुआ है डी बड़ा है 0 से, तो क्या बोल रहा है आपका मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। आ रही बात समझ? फिर डी बराबर, यदि डी बराबर क्या बोल रहा है 0, तो मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान होंगे। और डी अगर छोटा है 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो आप इस तरीके से समझें। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, 0 होता है, ये क्या होगा 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं अपन लोग। और यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे कंडीशन जो है आपकी ये, ठीक है। अगर आपका मामला क्या हुआ 0 मिल गया, ठीक है ना, 0 मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 0 0 ये समान हो गया, तो समान होगा साथ में क्या होगा वास्तविक होगा, समान प्लस वास्तविक। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी अंक मिलता है 1 2 से लेकर कोई भी अंक मिल रहा है तो क्या होगा आपका वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। समान होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है कि 0 बराबर 0 होना चाहिए। आ रही बात में समान के लिए मैंने क्या बोला 0 बराबर 0 होगा तभी समान होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा असमान। तो यहाँ पे अगर मान लो 2 मिल गया, मान लो तो 2 मिल गया और एक तरफ 0 एक तरफ 2 है, तो कैसी स्थिति हुई असमान की, असमान की स्थिति हुई, साथ में क्या होगी वास्तविक। आ रही बस हमें, तो आपको 2 चीजें पहले पता करनी होती है कि वास्तविक और काल्पनिक।
अगर मान किस में आ गया, माइनस में आ गया, तो अगर मान माइनस में आया तो क्या जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो पहले आप ये क्लियर करिए कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो कैसे पता चलेगा वैल्यू प्लस में आ रही है कि माइनस में। अगर प्लस में आ गई, क्या तो प्लस में आ जाए या तो जीरो आ जाए, तो क्या जाएगा वास्तविक। अगर वैल्यू माइनस में आई तो काल्पनिक। ये यही चीज लिखी है क्या, तो देखो आपका वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चले आगे, ये समझ में आया आपको? चलिए तो देखिए अब क्या बोल रहा है आपसे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है आपका, अभी पढ़ के आए हो ना आपको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विविधकर या विविधक कहा जाता है। आर्य भाषा में तो इसका सूत्र क्या होता है विविधकर का, d बराबर में b² माइनस 4ac। आर्य भाषा में फिर वहां पे अपन कंडीशन रखते हैं d की बराबर में, अगर मूल समान बोलेगा तो डी की यहाँ क्या रख देंगे अपन, 0 रख देंगे, तो यहाँ से कंडीशन चालू होती है। तो अपन कहाँ एग्जाम्पल में भी देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये देखिए, ये अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ लिया है, क्या लिखा हुआ है, x² का गुणांक। x² मतलब ये लिखा हुआ है, तो इसका गुणांक क्या होगा, जो इसके आगे लिखा होगा, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो यही इसका क्या होता है, गुणांक या कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है x का गुणांक b, और c क्या है, अचर पद। c क्या है, अचर पद। अचर पद बोलने का मतलब यहाँ पे ये c का मतलब है कोई संख्या। अब कोई संख्या मान लो जैसे अपने यहाँ भारत में अगर 5 है, तो क्या विदेश में उसको और कुछ बोलेंगे, वो जो उसका मान 5 है तो वो यूनिवर्सली क्या रहेगा, आपका 5 ही रहेगा। तो ये कहलाते हैं कि आपका अचर। चर क्या होता है, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, एक्स वाई जेड के मान क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं स्थिति के अनुसार। तो ये चर और अचर क्लियर हो रहा है आपको। फिर आपको क्या लिखा हुआ है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये वाला फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा और आप उसको अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर किसके द्वारा हल करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के द्वारा। आ रही बात समझ में? तो क्या इतना समझ में आया? अब इसी आधार पर हमें क्या करना है, एग्जाम्पल। तो चले तैयार है एग्जाम्पल के लिए? चलिए आइए, तो आइए पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, समीकरण x प्लस 4 और x माइनस 4 बराबर क्या दिया हुआ है, 0 के लिए विविधकर का मान होगा। तो यहां ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा लिखा हुआ है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब x, तो x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर 0। आया बात समझ? तो हमारे पास क्या है, विविधकर मान रहा है आपसे, मतलब आपसे पता क्या बोल रहा है वो, d बराबर में b² माइनस 4ac। मतलब आपके पास a का मान होगा, आपके पास b का मान होगा, आपके पास c का मान होगा, तब आप आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, a। तो ये किसका मान आ गया, a का मान कितना आ गया, ये बात समझ में आई? कि देखिए यहाँ पे अब x नहीं है क्या, तो b का मान कितना हो जाएगा, 0। b कौन देगा, x देगा, और x स्क्वायर क्या देता है, a। तो a बराबर, तो हमने a लिख लिया, b का यहाँ पता ही नहीं है x का, तो b का मान कितना, 0, और c का मान कितना जाएगा। तो क्या ये मान आ गए आपके पास? अब कहाँ उठा के रख दें, इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो विविधकर का मान आ जाएगा। तो b का मान कितना है, तो 0 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, -4। a का मान कितना है, और c का मान, ठीक है। तो 0 का तो रूल खत्म हो गया। अब ये देखिए माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो 16 चौको, तो देखिए ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। आया कुछ समझ में? बताओ भाई, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। इतना खराब चल रहा है क्या, कुछ समझे भी नहीं आ रहा है? आ रहा है। आइए, समीकरण का 4x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मेट आपका। यहाँ पे देखिए a का मान कितना हो गया, तो आ गया, b का मान, ठीक है, -5, और c का मान सब है आपके पास,
ए बी सी का मान है तो हम विविध कर बता सकते हैं क्या? तो क्या होता है भाई, बी बराबर में आया पी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ठीक है, तो बी का मान कितना है? -5 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है? और सी कितना है? -2। आया बस, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये समझ में आ रहा है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 4 चौको 16 तिया जोड़ दीजिएगा, ऑप्शन में है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। बताओ भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण 5x² - 16x + 10 = 0, इसमें से बताना है आपको कंडीशन। तो देखो क्या करना है आपको, ये किसका मान है? ये मान और ये मान आया क्वेश्चन में। तुम्हारे पास क्या फॉर्मेट है? b² - 4ac। हम इसी को हल कर देते हैं, किसको? b² - 4ac कर दें। तो b का मान कितना है आपके पास? -16 माइनस 4, a का मान और c का मान 10। क्या समझ में आया? तो 16 का वर्ग 256 माइनस, तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, तो 20 दाम 200, तो कितना आ गया? 56 आया। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? कोई वास्तविक मूल नहीं है, जबकि ये क्या है? तो ये तो बाहर दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, यही होगा। आया बात हमें? अब यहाँ पे देखिए, एक वास्तविक मूल और एक काल्पनिक, ये तो है ही नहीं, दो समान मूल, समान दिख रहा है, तो आंसर क्या जाएगा? आया बात हमें कि नहीं आया? बताओ भाई। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। शुरू में कंडीशन पढ़ाए थे आपको, 3 कंडीशन, क्लियर है बात? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। लीजिएगा, सेम पैटर्न है आपका। अब द्विघात समीकरण, ये क्या है? ए, ये क्या है आपके पास? बी, और ये मान ए बी सी है आपके पास। तो बस वही फॉर्मेट, b² - 4ac। बी कितना है? 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 3, और सी कितना है? 4। आया बस हमें? तो देखो भाई, ध्यान से देखो, ये तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 4 का वर्ग 16 और वर्ग से वर्गमूल कर आएगा, तो 16 × 3 माइनस 4 चक्को इंटू 3, तो ये देखो, ये 48 से ये 48 कट गया, तो कितना आ गया? 0 आया। और जैसे ही 0 आ गया तो क्या हो जाएगा आंसर? तो देखो, 0 मतलब समान, 0 मतलब क्या हो जाएगा? समान। तो यहाँ पे देखिए, पिन बाहर, ये देखो, ये समान यहाँ है, तो अभी और देख लीजिए, ये वार्षिक कोई मूल वार्षिक, ये तो गलत हो गया, और काल्पनिक ये भी करना, तो आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन। कर पा रहे कि दूसरे तरीके से करना है? चलिएगा, लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है आपसे कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो बनाए। तो यहाँ ए का मान कितना है आपके पास? 3 है, बी का मान और सी का मान, तो आ भाई, तो b² - 4ac होगा। तो b का मान कितना है? -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है? और सी का मान आइए, तो 6 का वर्ग फिर माइनस 4 या 12 पंचे 7, तो कितना आ गया? -24। माइनस का 24 आया क्या? और माइनस जैसे ही आया तो क्या जाएगा? कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, और जब वास्तविक नहीं है तो मतलब वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 169 = 0 के मूल समान है तो k का मान।
ठीक है। हाँ भाई कैसे बोले, अगर इतनी वजनदारी से आंसर इतनी तेजी से दोगे ऑप्शन सी तो हो गया फिर। ठीक है, आइएगा। और बेटा यहाँ पे देखो ये पहले अच्छे से, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ए का मान कितना हो गया 1 और बी का मान माइनस के और सी का मान A169। ऐसे हो जाएगा क्या, हमारे पास क्या फॉर्मेट है, B² माइनस 4AC। आया बात समझ में, बराबर में कितना होता है आपका, मूल समान बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। आइए तो बी का मान कितना है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान और सी का मान बराबर 0। क्लियर है, तो ये हो जाएगा क्या के² सबको साइड ले जाए 4 इंटू A169, तो के बराबर क्या हो जाएगा √4 इंटू A169। तो 4 किसका होता है 2 का, तो के बराबर में प्लस माइनस 2 और ये 13 दूनी, तो के का मान कितना आ गया प्लस माइनस 26। आया कुछ, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी। कितने लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है, चलिए सेम पैटर्न है आपका। क्या कह रहा है, बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण ये लिखा हुआ है के बराबर मूल बराबर है। तो आइए तो देखिए ए का मान बी का मान बी है और सी का मान 1 है, तो क्या फॉर्मेट है B² माइनस 4AC बराबर 0, यही होता है। आइए तो बी का मान कितना है, बी है तो B² माइनस 4, ए कितना है और सी कितना है बराबर 0, तो B² बराबर में 4 से 16, तो बी बराबर कैसे प्लस माइनस आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये बी हटेगा तो यहाँ वर्गमूल लगेगा, तो प्लस माइनस आया बस हमें, कौन से क्या जाएगा ऑप्शन ए। अरे समझ में आ रहे हैं, कौन सा हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। क्लियर है सबको, चलिए बनेगा आपसे क्या कह रहा है आपसे, यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा a का मान क्या है, a ही है, b का मान कितना है माइनस और c का मान आया बताइए। चलिए आइएगा, तो क्या है फॉर्मेट हमारे पास B² माइनस 4AC बराबर 0, तो माइनस 4AC बराबर 0। चाहो तो अब इसको सीधे बराबर में 4AC लिख सकते हो ना, B² बराबर में 4AC। आइए तो B का मान कितना है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान और सी का मान बराबर 0, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, इस साइड आएगा तो 4A, 4 से काटेंगे तो ए का मान कितना आ गया है ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन बी। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, यदि x² प्लस kx प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं हो तो k का मान निम्न में से किसका अनुसरण करेगा। तो ध्यान से देखो इस पैटर्न को कैसे बनाना होता है, ध्यान से। यहाँ a का मान कितना है, b का मान और c का मान ऐसी है क्या, कोई दिक्कत। आइए तो क्या है फॉर्मेट हमारे पास, B² माइनस 4AC ऐसी है, ठीक है। पहले इतने ही हल करते हैं हम, ध्यान से देखो, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा अपना 0 मान लो ले लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो b का मान कितना है k² माइनस 4 इंटू आया, बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास k² माइनस 4k बराबर 0। तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ये कॉमन निकला, यहाँ क्या बच गया आया बात समझ। तो देखो के का मान कहाँ से कहाँ पे, एक के का मान आएगा 0 और एक के का मान आएगा 4, तो जो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगी 0 से 4 के बीच, तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या आपको, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी।
क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी। ये पता है कि नहीं पता है आपको? देखो एक तो इससे तुलना करेंगे और एक तुलना किससे होगी? इससे। तो के 2 मान क्या हो जाएगा? 0 से 4। क्लियर है? चलिए आइए, अब क्या बोल रहा है देखिए। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको नहीं तोड़ पाएंगे तो मैं वो फार्मूला जो लिखा था -v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तब यहाँ पे लगाएंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। अगर यहाँ पे तोड़ पा रहे तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे ध्यान से, रुकिए रुकिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका? एस स्क्वायर माइनस देखो 3x माइनस 7x प्लस 21 बराबर 0। ध्यान से देखो, हमने कुछ नहीं छेड़छाड़ की है। देखो 3x और 7x को जोड़ो कितना होगा? तो वही लिखा हुआ है क्या? हमने तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या? और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? तो x माइनस 3। बचपन में अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा है ना कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में से क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, तो पहले बाहर वालों को लिख दो। तो क्या बाहर वाले? x माइनस 7 और जो ये सेम ब्रैकेट है x माइनस 3 बराबर 0। तो x के 2 मान आ जाएंगे। तो अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में। तो x के मान क्या जाएंगे? 7 और 3। क्या दिख रहा है आपको? जो आपका आंसर बन जाएगा क्या जाएगा? ऑप्शन बी। सब लोग को समझ में आया? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पुटिंग करके भी आप निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे आपको सब पुट करके देखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे आपने क्या लगाया? ऑप्शन बी लगाया आंसर। तो कैसे? देखिए ये जो मान है किसके मान है? ये आपके x के मान है। अगर 7 रखते हो तो देखिए ये इक्वेशन है आपका, 7 रखे तो 7 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 7 प्लस 21 बराबर 0। क्या पुट किया आपने? x बराबर 7। ठीक है, तो 7 सतैया माइनस ये 70 हो गया और ये 21 बराबर 0। 21 उन्होंने जोड़िए, 70 माइनस 70 बराबर 0, 0 बराबर 0। क्या समझ में आया? और क्रॉस चेक करना है तो 3 रख दीजिएगा। तो x बराबर क्या रख दीजिएगा? तो 3। तो 3 का वर्ग 9 माइनस 10 दिया और प्लस 21 बराबर 21 9 30 माइनस 30 बराबर 0। तो 0 बराबर 0, मतलब जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल क्या है? सही है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत? तो आपका क्या कंप्लीट हो गया? तो देखिए रैखिक समीकरण कंप्लीट हुआ, द्विघात समीकरण कंप्लीट हुआ, साथ में विविध कर। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया? अब जिनको नहीं आया तो वो ये बड़ा अच्छे से क्या करिएगा, फिर से प्रैक्टिस करिएगा, और कहीं कोई दिक्कत जाए तो कमेंट्स करके बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।